मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पेज पे, विच इज पेज नंबर 42। 41 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हमने शस्त्रों की लंबाई को देखा था। तो क्या क्या हमने चेकआउट किया था? मुद्रिका शस्त्र को क्या कहा था? तर्जनी के अग्रिम पर्व के बराबर कहा था। और उसके आगे नक्षस्त्र और एशनी कितने माने थे? नक्षस्त्र और एशनी 8 अंगुल के कहे थे। शरारी मुख कर्तरी ये कितने माने थे? हमने 8 अंगुल कहे थे। शेष शस्त्र जो है वो 6 अंगुल लंबाई वाले होनी चाहिए। ये सब आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आगे आते हैं तो क्या कहा है? बाल, नख, क्षार, अग्नि, अंगुली ये दोनों, ये जो है उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में आते हैं। ठीक है, क्या क्या है? बाल, नख, क्षार, अग्नि, अंगुली। ठीक है, 5 चीजें हैं, बाल, नख, क्षार, अग्नि, अंगुली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? शस्त्र अनुशस्त्रा नाम श्रेष्ठम। शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों में श्रेष्ठ कौन है? क्षार श्रेष्ठ है। और सिर्फ अगर हम अनुशस्त्रों की बात करते हैं तो अनुशस्त्रों में जलौका हमारी श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों में क्षार जो है वो श्रेष्ठ है। ठीक, आगे आते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रक्त विस्त्रावन वाले, रक्त मोक्षण वाले श्रृंग है, अलावु है, जलौका है, ये सब वहां दिया है। इसका डायमेंशन बताएंगे, किस दृष्टि में इसको यूज किया है। तो श्रृंग को हम किस दृष्टि में यूज करते थे? वातज दृष्टि में यूज करते थे। कितना अंगुल तक रक्त मोक्षण करता है? ये 10 अंगुल तक अंदर रक्त मोक्षण करता है। इसका डायमेंशन हमने क्या देखा था? 18x3, 18 अंगुल लंबा और 3 अंगुल परिधि वाला। ठीक है, और इसका छिद्र कितना होता है? सर्पवत छिद्र। ठीक है, सर्षपवत छिद्र, सरसों के दाने के बराबर इसका छिद्र रहता है। ये रहा हमारा श्रृंग यंत्र। ठीक है, श्रृंग यंत्र हो गया। नेक्स्ट हमारा है अलाभु यंत्र। तो अलाभु यंत्र हमने कफज दृष्टि के लिए यूज किया था, रुक्ष होता था ये, तुम भी इसको कहते हैं। 12 अंगुल तक ये रक्त मोक्षण करता है। और इसका डायमेंशन कैसा था? 12 अंगुल लंबा और 18 अंगुल चौड़ा। हमने कैसे पढ़ा था इसको? 12x18 करके इसको पढ़ा था। ठीक है, 12x18 अंगुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है जलौका। तो जलौका कैसी थी? स्निग्ध थी, शीत थी, जल में रहने वाली थी। तो ये पित्त दृष्टि में हमने उपयोग की थी। 1 हस्त प्रमाण तक ये क्या करती है? रक्त मोक्षण करती है। और ये क्या है? अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ कही है। ठीक, आगे आते हैं। अंगोत्पत्ति के बारे में कहा। अभी यहाँ पे क्या है हमारा? यकृत और प्लीहा किससे उत्पन्न हो रहे हैं? रक्त से उत्पन्न हो रहे हैं, यकृत और प्लीहा। ये गर्भ की अंगोत्पत्ति कैसे कैसे कौन से पार्ट से होती है? ये वो वाला पोर्शन है जो शारीर स्थान में दिया है आचार्य सुश्रुत के। तो रक्त से यकृत और प्लीहा उत्पन्न हो रही है। रक्त का फेन जब बनेगा, देखो फेन में क्या आएंगे? बुलबुले आएंगे। ठीक है, और हमारे एल्विलाइज में भी क्या होते हैं? स्पेसिस होते हैं, है ना। तो ये फुफ्फुस बनेगा रक्त के फेन से। ठीक है, रक्त के फेन से बनेगा फुफ्फुस। उंडूक किससे बनेगा? रक्त के किट भाग से। ठीक है, रक्त का जो किट भाग निकला उससे बन रहा है उंडूक। वृषण जो है कहाँ पे होते हैं? कमर में वृषण होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? कमर में। तो इससे ये निमोनिक है, याद हो जाएगा। कफ, मेद, रक्त और मांस। ठीक है, कफ, मांस, रक्त, मेद, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। कमर में क्या होते हैं? वृषण होते हैं, कमर में वृषण होते हैं। तो क्या आ जाएगा? कफ, मांस, रक्त और मेद। ठीक है, इनसे जो है वृषण की उत्पत्ति होती है। वृक्क किसके हैं? मेरे वृक्क, यानी कि मेद और रक्त से वृक्क की उत्पत्ति हुई है। रक्त और मेद से मेरे वृक्क, इसकी वृक्क की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हमारी आती है अपरा। तो अपरा किससे बनती है? प्लेसेंटा किससे बनता है? आर्तव से बनता है। नेक्स्ट देखो, जीवा के लिए कहा है तो मकर की जीवा होती है। ठीक है, मकर क्या होता है? मकर मगरमच्छ होता है, तो मकर की जीवा। ठीक है, मकर की जीवा। म से आ जाएगा मांस, क से आ जाएगा कफ और र से आ जाएगा रक्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आएगी पेशी। तो पेशी के लिए क्या कहा है? पित्तयुक्त वायु और मांस से। ठीक है, पित्तयुक्त वायु और मांस से जो है उष्णता युक्त वायु, वहां पे टर्म आया है। यानी कि उष्णता क्या है? हमारे पित्त को हम लेते हैं, तो पित्तयुक्त वायु और मांस से जो है पेशी बनती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास हृदय आया। तो हृदय किससे बनेगा? राके का हृदय हमने याद किया था, राके का हृदय। तो ये र से रक्त आ जाएगा, क से कफ आ जाएगा। रक्त और कफ से बना हृदय राके का हृदय है। आंत्र, गुद, बस्ती जो है वो त्रिदोष और रक्त से बनते हैं। नीचे वाले पार्ट्स हैं ये, आंत्र है, गुद है, बस्ती है, ये त्रिदोष और रक्त से बनते हैं। ठीक है, तो निमोनिक में क्या क्या रहे? कमर में वृषण होते हैं, मेरे वृक्क हैं, यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। उंडुक तो रक्त के किट से बनता है, अपरा आर्तव से बनती है। पेशी कैसे बनेगी? उष्णता युक्त वात और मांस से। और हम हृदय किसका है? राके का हृदय, यानी कि रक्त और कफ।
और आंतरिक उद्बस्ती बचे वो त्रिदोष और रक्त से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिम्टम दिए हैं किसके, अर्श के। तो अर्श के जो सिम्टम है काफी पूछे जाते हैं, देखेंगे आचार्य सुश्रुत के यहाँ पे मेंशन किए हैं। वातार्श के लिए उन्होंने क्या कहा है, कैसे दिखेगा वो, कदम्ब पुष्प की तरह। देखा है आपने कदम्ब पुष्प कैसा दिखता है, एकदम कांटे वाले बॉल की तरह दिखता है ना, जैसे बॉल है और उसमें कांटे लगे हैं, इस तरह का कुछ रहता है ये, ठीक है। तो कदम्ब पुष्प की तरह दिखेगा, तुंडी केरी की तरह दिखेगा, नाड़ी मुकुल और सूची मुख आकृतानी, कि मुख कैसा रहेगा, सुइयों वाला टाइप्स रहेगा, सूची मुख आकृतानी, विषम मध्यानी, ये भी इसका नाम है। तो ये क्या है, वातार्श है। कैसा, कदम्ब पुष्प, तुंडी केरी, नाड़ी मुकुल, सूची मुखाकृतानी, विषम मध्यानी। ठीक। पित्तार्श के लिए देखो क्या लिखा है, पित्त वाला थोड़ा रेडिश रेडिश टाइप दिखेगा। तो यकृत प्रकाशन, यकृत लीवर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। शुक जीवा संस्थानी, शुक क्या होता है, हमारा पैरेट होता है, पैरेट की जीवा कैसे होती है, एकदम रेड होती है। यव मध्यानी, ठीक है, आकृति कैसी होगी, यव के मध्य की तरह होगी। जलौका वक्त्र सदृशानी, जलौका के मुख की तरह जो है वो रहेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा पित्तज अर्श। कफज अर्श जो है वो करीर पनस अस्थि गोस्तन करानी, गोस्तनाकारानी, ठीक है, गोस्तन के आकार का है और कैसा है, करीर पनस अस्थि की तरह वो है, करीर और पनस की अस्थि की तरह ये दिखने वाला श्लेष्मार्श है, ठीक है। यहाँ पे जो आकृति बोली देखो, श्लेष्मा के लिए गोस्तन आकाराणी है, पित्तज के लिए यव मध्यानी है और वातज के लिए सूचिमुख आकृतानी है, ठीक है। रक्तज अर्श आया तो यहाँ पे कौन से प्लांट्स आ रहे हैं, नेग्रोध, प्ररोह, विद्रुम, नेग्रोध के प्ररोह की तरह, विद्रुम की तरह, काकणांतिका फल सदृशानी, काकणांतिका हमारा गुंजा का पर्याय है, तो काकणांति के फल की तरह, गुंजा की तरह जो है ये रक्तार्श दिखेगा, ठीक है। तो याद रहेगा, वातार्श इजी है, कदम्ब की तरह, तुंडी किरी की तरह, नाड़ी मुकुल की तरह। पित्तार्श भी इजी है, यकृत प्रकाश है, शुक जीवा संस्थानी है, ठीक है। नेक्स्ट तोते की चोंच की तरह जो है पित्तजार्श बता रखा है। नेक्स्ट क्या है हमारा श्लेष्मजार्श, तो वो करीर पनस अस्थि की तरह बता रखा है और रक्तार्श काकणांतिका फल की तरह बताया है। नेक्स्ट अब देखो चिकित्सा इसकी बोलेंगे, तो चतुर्विध कर्म उनको कहते हैं जहां पे औषध, क्षार, अग्नि और शस्त्र चारों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। औषध, क्षार, अग्नि, शस्त्र चारों का इस्तेमाल किया है, इसको कहते हैं चतुर्विध कर्म। तो अर्श में चतुर्विध कर्म किया जाता है। ऐसा ही सेम पक्ष्म रोग में भी किया जाता है, पक्ष्म रोग में भी हम औषध, क्षार, अग्नि, शस्त्र सबका इस्तेमाल करते हैं। तो औषध अगर यूज करनी है तो किस वाले अर्श में यूज करेंगे, अभी जो नवीन है, अल्प दोष युक्त है, अभी जिसका अर्श प्रॉपरली बना नहीं है, उस व्यक्ति में हम औषध के प्रयोग से अर्श की ट्रीटमेंट करेंगे। अब जिसका जो अर्श है थोड़ा बढ़ गया है, उसमें क्षार यूज करेंगे। उसका अर्श कैसा है, जिसका अर्श मृदु है, प्रसरित है और अवगाढ़ है, ठीक है, अंदर तक थोड़ा है और मृदु है, प्रसरित है, उसमें हम क्षार यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मृदु है वो क्षार यूज करना हमारे लिए इजी रहेगा उसमें। नेक्स्ट हमारे पास अग्नि से साध्य कौन सा हो जाएगा, अब जो हार्ड हो चुका है, जो क्षार से नहीं जल पाएगा इतने अच्छे से, तो वो कर्कश हो चुका है, स्थिर है, पृथु है। तो इस ऐसे अर्श पे हम क्या करेंगे, अग्नि कर्म करेंगे। कर्कश है, स्थिर, पृथु, कठिन है, इस पे हम अग्नि कर्म करेंगे अभी, क्योंकि हार्ड हो गया है ये। शस्त्र का मूल किसमें करेंगे, जिसका तनु मूल है, ठीक है, मूल कैसा है, उसका तनु है, छोटा है, निकालने में इजी रहेगा शस्त्र से। तनु मूल उच्छितानी और क्लेद युक्त जो है उसमें हम क्या करेंगे, शस्त्र कर्म करेंगे, वो शस्त्र साध्य है, ठीक है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। औषध साध्य हमारा कैसा है, नवीन और अल्प दोष युक्त अर्श है। क्षार साध्य कौन सा है, मृदु प्रसरित अर्श है। अग्नि साध्य कौन सा है, कर्कश, स्थिर, पृथु वाला अर्श है। और शस्त्र साध्य कौन सा है, तनु मूल उच्छितानी और क्लेद युक्त अर्श है। तो इसको एमसीक्यू, इसको मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शलाका यंत्र और उनके कार्य क्या क्या हैं। तो ये हमने सुश्रुत सूत्र में पढ़े थे बहुत अच्छे से। गंडू पद्मुखी का काम क्या था, एषण कर्म करना है ना, उसका फेस ही वैसा होता है, एषणी की तरह। तो ये दो होते हैं, गंडू पद्मुखी, सर्पंख मुखी, सर्प फण मुखी और बडिश यंत्र जो है, ये शलाका यंत्र में हमने कितने पढ़े थे, दो 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 पढ़े थे। तो सर्प फण मुखी का मुख कैसा क्या करता था, दो होते थे और व्यूहन कर्म ये करता था। सर्प फण मुखी ये कैसा करता था,
व्यूहन कर्म करता था। शरपुंख जो यंत्र था हमारा, उससे हमने क्या कहा था, पंखा चलाओ, तो चालन कर्म ये करता था। बड़े दांतों का आहारण हमने किया है, तो बडिश से आहारण कर्म होगा। कार्पास कृतोष्णी कैसी रहती हैं? कॉटन स्वैप के लिए बेसिकली बोला है, तो व्रण के पहुंचने के लिए ये यूज होती हैं। कितनी होती हैं? 6 इन नंबर होती हैं, तो अलग अलग शेप में होती होंगी ये। ठीक है, आगे आते हैं हमारा पेज नंबर 43 पे। तो मसूर दल जो है क्या होता है ये? मसूर दल मात्रमुखी शलाका जो है वो स्त्रोतोगत शल्य के निर्हरण के लिए होती है। मसूर दल मात्रमुखी शलाका स्त्रोतोगत शल्य के निर्हरण के लिए होती है। नेक्स्ट है दर्वी आकृति। दर्वी कैसी होती है? हमारी कलछी के लिए बोलते हैं। ठीक है, किचन का जो यूटेंसिल होता है, तो इसके लिए कहते हैं दर्वी। दर्वी किस लिए यूज होंगे? इसमें हम शस्त्र और औषध का प्रणिधान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शस्त्र या क्षार या औषध का प्रणिधान कर सकते हैं। या तो इसमें क्षार डाल के यूज करेंगे व्रण पे, या तो औषध डाल के इसको व्रण पे यूज कर सकते हैं। दिस इज दर्वी आकृति वाली जो हमारा शलाका यंत्र है वो है। नेक्स्ट इज जम्बू ओष्ठ और अंकुश मुख। कितने कितने होते हैं? 3-3 होते हैं जम्बू ओष्ठ और अंकुश मुख यंत्र। तो ये 3-3 जो हैं वो अग्निकर्म के लिए यूज होते हैं। जाम्बू ओष्ठ और अंकुश मुख वाले यंत्र, शलाका यंत्र, ये अग्निकर्म के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इज कोल अस्थिदल। कोल अस्थिदल हमने क्या कहा था? नाक में क्या है? एक कोल चला गया है, तो यहाँ पे कोल अस्थिदल कैसे किसके लिए यूज हुआ? नासा अर्बुद हरणार्थ, नासा अर्बुद के हरण के लिए इसे यूज किया है। कलाई परिमंडल के लिए देखेंगे, कलाई परिमंडल जो हमारी शलाका है वो एक है, अंजन के लिए यूज होती है। इस तरह से ये रहेगी कलाई परिमंडल शलाका। मालती पुष्प वृंताग्र, ये भी ऐसी रहेगी। ठीक है, ये किसके लिए है? मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका है। कैसा होता है मालती पुष्प? आगे से इस तरह का रहता है। मालती पुष्प वृंताग्र किसके लिए है? ये मूत्र मार्ग विशोधन के लिए यूज की है मालती पुष्प वृंताग्र शलाका। नेक्स्ट आते हैं फल पकड़ने के स्थान। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे कहाँ कहाँ से करने शस्त्र कर्म में। ठीक है, शस्त्र को पकड़ने के स्थान कहाँ से किस शस्त्र को पकड़ेंगे? अगर हमें भेदन कर्म करना है तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको? फल और वृंत के संयोग स्थल पे, वृंत फल साधारणी भागे। ठीक है, ऐसा लिखा था ना उसमें, वृंत फल साधारणी। तो भेदन कर्म के लिए वृंत और फल के साधारण भाग से उसको पकड़ेंगे। विस्त्रावन करना होता है, तो हमने क्या कहा था कि अगर हमें इंजेक्शन लगाना है तो हम कहाँ से पकड़ते हैं? आगे से पकड़ते हैं उसको, वृंताग्र के पार्ट से। ठीक है, वृंताग्र से विस्त्रावन कर्म के लिए हमें शस्त्र को पकड़ना है। नेक्स्ट हमारी एशनी आती है, आरा आता है, करपत्र आता है। तो एशनी को हम कहाँ से पकड़ते हैं? पीछे से पकड़ते हैं, मूल से पकड़ेंगे उसको। ठीक है, पीछे से पकड़ते हैं। आरा को भी पीछे से पकड़ते हैं। तो एशनी, आरा, करपत्र को हम मूल से पकड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारी जलौका आ गई। जलौका के टाइप्स कितने होते हैं? 12 टाइप्स होते हैं जलौका के। इसमें 6 सविश होती हैं और 6 निर्विश होती हैं। जब भी जलौका के टाइप्स पूछे जाएंगे तो कितने लगेंगे? 12 लगेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से शॉर्ट्स में भी किया है पिक्चर्स के साथ, आप उसको वहां से दोबारा देख सकते हैं। तो कृष्णा के लिए क्या लिखा था? कृष्णा कैसी थी? अंजन सदृश थी, काली काली थी वो। करबुरा कैसी थी? फिश की तरह थी, वर्मी मत्स्य सदृश थी। अलगर्दा कैसी थी? बहुत सारी उसमें हेयर्स थी, रोम युक्त थी, कृष्णवर्णी थी, महापार्श्व वाली थी, मोटी मोटी थी वो। इंद्रयुधा कैसी थी? इंद्रधनुष की जैसी थी। ठीक है, और इंद्रयुधा के काटने का दष्ट कैसा होता है? वो असाध्य होता है। गौचंदना कैसी थी? गोवृषणवद अधोभागा द्विधा कृता। ठीक है, उसका जो अधोभाग था गौ के वृषण की तरह और दो उसके पार्ट्स में डिवाइड हुआ था वो। सामुद्रिका के लिए हमने क्या कहा था? चित्र विचित्र पुष्पाकृति वाली हमारी क्या थी? सामुद्रिका थी, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे। ठीक है, तो समुद्र में वैसे भी बहुत सारे चित्र विचित्र पुष्प टाइप्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो क्या है? निर्विष जलौका है। तो निर्विष जलौका में कपिला सबसे पहले आई। कैसी थी ये? मनशिला रंजित थी और मुद्ग सदृश थी। मनशिला रंजित थी और मुद्ग सदृश थी। नेक्स्ट कपिला आई। कपिला कैसी थी? रक्त वर्णी थी, आशुगामी थी, फास्ट फास्ट चलने वाली थी, वृत्त काया थी, गोल सी थी, याद आया? शंकुमुखी कैसी थी? यकृत वर्णी थी, शीघ्रपाई थी और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी थी। कैसी थी? यकृत वर्णी, शीघ्रपाई और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, ये शंकुमुखी जलौका थी। मूषिका कैसी थी? अनिष्ट गंध वाली थी। ठीक है, चूहे से गंदी स्मेल आती है, वैसे इससे भी अनिष्ट गंध आ रही है, बट ये कैसी है? निर्विष जलौका है। पुंडरीक मुखी कैसी थी? मुद्गवर्णा थी ये। ठीक है, और इसका मुख कैसा था? पुंडरीक की तरह था। सावरिका हम किस में यूज करते थे? पशुओं में यूज करते थे, और इसकी डायमेंशन भी बताई थी, 18 अंगुल लंबी थी। और कैसी थी? पद्म पत्र वर्णी।
पद्म के पत्र की तरह, ठीक है, लोटस के लीफ की तरह जो है ये उस कलर की सावरिका थी। ठीक है, इसको आप दोबारा से वहां से देख सकते हैं, शॉर्ट से इसमें पिक्चर के साथ वहां पे समझाया हुआ है, याद अच्छे से रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, दोषानुसार रक्त का लक्षण जो है कहा है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो क्या लिखा है, वातिक जो वातिक अगर दुष्टि से रक्त दुष्ट है तो कैसा होगा, अरुण वर्णी और अस्कंदी होगा, नहीं जमने वाला होगा। पित्त से अगर दुष्ट है रक्त तो कैसा होगा, विस्त्रगंधी। अनिष्ट पिपलिका मक्षिका नाम, ऐसा वहां पे टर्म आया है, पिपलिका मक्षिका को भी वो ब्लड पसंद नहीं आता अगर पित्त से दुष्ट है। कफ से अगर दुष्ट है तो गैरी कोदक व मांसपेशी सदृश जो है और चिरस्त्रावी हमारा रक्त रहेगा, अगर कफ से दुष्ट है तो गैरी कोदक की तरह और मांसपेशी की सदृश जो है ये कफ से दुष्ट रक्त रहेगा। नेक्स्ट सन्निपात के लिए क्या लिखा है, कांजी सदृश है। ठीक है, कांजी का आप जो है वो ब्लड जो है वो रहेगा। ठीक है, कफ से दुष्ट है तो गैरी कोदक की तरह रहेगा, सन्निपात से दुष्ट है तो कांजी की तरह रहेगा, और रक्त से दुष्ट है तो पित्त की तरह बाकी होगा, विस्त्रगंधी अनिष्ट ये सब, बट वो थोड़ा सा ज्यादा काला होगा। ठीक है, अति कृष्णम वहां पे टर्म आई है, पित्तवत रक्तेन अति कृष्णम, अति कृष्ण उसको कहा है। ठीक, आगे आते हैं, असम्यक वेदन होगा तो विभिन्न सिराओं पर आघात। तो 3 सिराएं हमने पढ़ी थी, क्या कहा था वहां, कमल कहा था, कालिका, मरमरिका और लोहितिका। ठीक है, ये 3 हमने पढ़ी थी। तो कालिका पे लगता था तो क्या होता था, ज्वर। ठीक है, जावेद करके हमने पढ़ा था, ज्वर, वेदना और दाह श्वेतु ये होता था। मरमरिका पे लगता था तो क्या होता था, जेवीजी, ज्वर, वेदना और ग्रंथि हो जाती थी। लोहितिका में हमने क्या पढ़ा था, लोहे का मास्क। ठीक है, तुम क्या था, मन्या स्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल, ये हमने यहाँ पे देखा था। तो आपको 2 याद कर लेने, मरमरिका और लोहितिका, जो आपको याद रहता है वो कर लीजिए, तीसरा आप ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। ठीक है, या फिर तीनों याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 में ज्वर और वेदना है। ठीक है, कालिका और मरमरिका में कॉमन क्या है, ज्वर वेदना कॉमन है, ग्रंथि का मरमरिका में मिलेगी। ठीक है, और हमारे कालिका में क्या मिलेगा, श्वेतु और दाह मिलेगा। लोहितिका में तो इजी है, मास्क है, मेजर डिजीजेस आ जाएंगे, मन्या स्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल इसमें बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्ण वेदन से पूर्व दोषानुसार सिंचन करने के लिए कहा है, वहां पे लिखा है कि हम चेक करेंगे कहीं जो ब्लड है वो किस किस से दुष्ट तो नहीं है, वात से दुष्ट तो नहीं है, पित्त से दुष्ट तो नहीं है, कफ से दुष्ट तो नहीं है। अगर है तो लेखन कर्म से पूर्व हम क्या करेंगे, सिंचन करेंगे, किस किस चीज से करेंगे तो वो उन्होंने बताया है। तो वातिक दृष्टि में हमने क्या पढ़ा था, वहां पे कांजी और उष्ण जल से सिंचन करेंगे। ठीक है, कफज कंडीशन पहले देखेंगे, कफज कंडीशन में क्या है, सुरा मंड और उष्ण जल से सिंचन किया। तो उष्ण जल दोनों में कॉमन है, वातिक में कांजी से क्लीन किया और कफ में सुरा मंड के साथ क्लीन उसको किया है। पैथिक वाले इजी है, दुग्ध और शीतल जल से, ऐसे से ही हम पित्त का शमन करेंगे, है ना। तो दुग्ध और शीतल जल से जो है उसे क्लीन किया है, सिंचन उसका किया है। ठीक है, दुग्ध और शीतल जल से सिंचन किया है, वातिक में कांजी और गर्म जल से सिंचन किया है, और कफज में सिंचन जो है कर्ण का सुरामंड और उष्ण जल से किया है। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न बंधन और उनके प्रयोग स्थल, कहाँ कहाँ पे बंधन जो है वो यूज करने हैं ये बताया है। तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, कोषबंध। कोषबंध कहाँ होता है यूज, अंगुष्ठ और अंगुली पर्व पे यूज होता है। दाम के लिए हमने क्या कहा था, संबाधे अंगे, दाम संबाधे अंगे। स्वस्तिक कहाँ यूज होता है, संधि, कुर्चक, भ्रू, स्तनांतर, तल, कर्णेशु, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो संधि, कुर्चक, भ्रू, स्तनांतर पे, तल, कर्ण पे। ठीक है, कर्ण तल पे जो है ये यूज होता है स्वस्तिक बंध। अनुवेलित, तो वेल कैसे लगती है, बेल ऐसे स्टेम पे लगती है, तो हमारे स्टेम की तरह स्ट्रेट क्या है, हस्त और पात। ठीक है, शाखा वहां पे टर्म आई है, तो शाखा ही आपको याद रखना है, मतलब आर्म्स के लिए बोला है, तो वहां अनुवेलित जो है बंद लगेगा। आगे फिर फर्दर बंद के बारे में आ रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही देखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का पेज नंबर 42 एंड 43। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सब कुछ, सारे वन लाइनर्स के फॉर्म में दे रखे हैं आपको। नक्षत्र की लंबाई कितनी है, 8 अंगुल है, सेम ही एशनी की है। शरारी मुख 10 अंगुल का है, बाकी शस्त्र 6 अंगुल लंबे होने चाहिए। ठीक है, बाल, नक्षारग्नि और अंगुली उप्यंतर अनुशस्त्र में कॉमन आ रहे थे। शस्त्र अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ किसको बताया है, क्षार को, किसने, आचार्य सुश्रुत ने। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ जलौका को कहा है। श्रृंग वातज दृष्टि में प्रयोग किया, कितने अंगुल तक रक्त मोक्षण करेगा, 10 अंगुल तक। और हमारे पास डायमेंशन क्या है इसका, 18 × 3।
ठीक है, 18 × 3। अलाबू जो है वो कफश दृष्टि में यूज किया, 12 अंगुल तक रक्त मोक्षण करेगा। इसका डायमेंशन क्या था, 12 × 8। ठीक है, जलौक का पित्त दृष्टि में हम यूज करे थे, एक हस्त परिमाण तक ये रक्त मोक्षण कर रहा था। फिर हमने कौन से अंग किससे उत्पन्न होंगे ये पढ़ा। रक्त के फेन से कौन उत्पन्न हुआ, फुफ्फुस उत्पन्न हुआ। वृषण कहाँ होते हैं, कमर में। ठीक है, अपरा आर्तव से निकली, मेरे वृक्क याद कर लेंगे। और क्या है, पेशी किससे बनी, पित्तयुक्त वायु और मांस से। ठीक है, उसको ही घना करके पेशी बन गई। हृदय किसका था, राके का हृदय। आंत्र गुदबस्ती में त्रिदोष और रक्त था। ठीक है, निमोनिक्स से आपको याद इजीली हो जाएगा ये। अर्श की फीचर्स बताए हैं, वाताश कैसा था, कदम्ब पुष्प तुंडी केरी नाड़ी मुकुल सूचि मुखाकृतानी पित्तज अश्मि यकृत प्रकाशानी शुक जीवा संस्थानी यव मध्यानी जलौका वक्त सदृशानी, ये सब इसमें था। श्लेष्मार्श में क्या था, करीर पनस्तस्थि गो स्तनगराणी। रक्तार्श में क्या था, नगरोध प्ररोह की तरह है वो, विद्रुम की तरह, और काकणांति का फल की तरह ही रक्तार्श है। ठीक है, शुकजीवा की तरह कौन है, पित्तज अर्श है। बट काकणांति की तरह, गुंजा की तरह कौन है, गुंजा की तरह है रक्तज अर्श। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चतुर्विद कर्म किसमें देखे हमने, पक्ष में और अर्श में यहाँ पे जो दिए हैं वो अर्श वाले दिए हैं। औषध साध्य कौन से वाले अर्श हैं, नवीन और अल्प दोष युक्त। क्षार साध्य कौन सा है, जो मृदु है, प्रसिद्ध है और अवगाढ़ है। अग्नि साध्य कौन से हैं, कर्कश, स्थिर और पृथु अर्श हैं। ठीक है, जो कर्कश हो गए, हार्ड हो गए, कठिन हो गए हैं, वो अग्नि साध्य हैं। शस्त्र कर्म किस पे करेंगे, जिनका तनु मूल है, तनु मूल उच्चतानी और क्लेद युक्त जो है उस पे शस्त्र कर्म करेंगे। शलाका और उसके कार्य हमने पीछे भी बहुत अच्छे से किए हैं ये। ठीक है, मसूर दल मात्र जो हमारा शलाका है वो स्रोतोगत शल्य निर्धारण के लिए है। कूल अस्थि दल नासार बुध हरणार्थ है। और कलाई पर मंडल किसके लिए, अंजन के लिए। और मालती पुष्प वृंताग्र की तरह कौन सी है, मूत्र मार्ग विशोधनी शलाका है। एक इसका नंबर है, एक ही शलाका होती है। ओके, कैसे किसको पकड़ना है ये भी हमने वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ा है। जलौका के बारे में हमने बहुत अच्छे से शॉर्ट्स में देखा है। आगे क्या है, दोषानुसार रक्त का लक्षण, ये 40 चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से किया था। वातिक में कैसे अरुण वर्णी है, अस्कंदी है। पैतिक में कैसा था, विस्त्रगंधी अनिष्टिक पिपलिका मक्षी का नाम था। कफज में कैसा था, गैरी कोदक प्रतिकाशम और माश पेशी सदृश और चिरस्त्रावी था। सन्निपादिक में कैसा था, कांजिक की तरह था, कांजिकाभ। रक्तज वाले में कौन सा था, पित्तज सदृश था, बट कैसा था, वो ज्यादा काला था। फिर असम्यक कर्ण वेदन की बात आई, तो वहां पे किसमें हमारा वेदन हो जाता है, कौन से सिरा है, कालिका, मरमरिका, लोहितिका। मरमरिका में क्या था, ज्वर वेदना ग्रंथि। कालिका में क्या था, ज्वर दहा श्वेतो वेदना। लोहितिका में क्या है, मास्क, मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कर्ण वेदन आ रहा है। कर्ण वेदन से पूर्व हम देखेंगे दोषों को, कौन से दोष हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिंचन करेंगे। वातज कंडीशन है तो कांजी और गर्म जल से, पैथिक कंडीशन है दुग्ध शीतल जल से, कफज कंडीशन है तो सुरामंड और उष्ण जल से। ये भी हम कर्ण वेदन अध्याय में देख के रहे हैं। फिर बंधन की बात चली तो सबसे पहले क्या है, कोष बंध कहाँ होगा, अंगुष्ठ और अंगुली पर्व पे बांधने को कहा है। अंगुष्ठ और अंगुली पर्व पे बांधने के लिए कोषबंध को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दाम संवादी अंग के लिए कहा था। स्वस्तिक क्या कहा था, संधि गुर्चक भ्रूस्थन अंतरतल कर्णेशु। और हमारा अनुवेलित किस पे आता था, शाखाओं पे हम अनुवेलित बंध बांधते थे। तो ये रहा हमारा 43 चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।